हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर द जीएसटी लॉ। ठीक है, जीएसटी लॉ में कौन सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए या जिनका हम यूसेज करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। नंबर वन, majority of the definitions which we are going to study or apply are given in the Central Goods and Services Tax Act यानी कि CGST Act और CGST लॉ। तो सारी मेजोरिटी डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले वो CGST लॉ की पढ़ने वाले हैं। नंबर टू, अभी हमें इन डेफिनेशंस को सिर्फ रीड करना है, यानी आप लोगों को इन डेफिनेशंस को रीड करना है। जितना कंटेंट वीडियो में हम पढ़ रहे हैं उतना कंटेंट आपको समझने की कोशिश करनी है, और कुछ अगर नहीं समझा, कुछ एप्लीकेशन पार्ट नहीं समझा, कुछ किंतु परंतु, तो उसे कोई चिंता नहीं करनी, कोई लोड नहीं लेना है। बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस डेफिनेशन और व्हेन वी विल बी यूजिंग दिस डेफिनेशंस इन द रिस्पेक्टिव प्रोविजन अंडर द जीएसटी लॉ, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई दिस डेफिनेशन हैज वर्डिंग्स लाइक दिस। आज जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इससे कई गुना ज्यादा और नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर मोर इन दी जीएसटी लॉ, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली फ्यू डेफिनेशंस जो हम यूज करने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर्स। तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशंस को। तो सबसे पहली और फर्स्ट डेफिनेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डेफिनेशन ऑफ टर्म गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ गुड्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़े इससे पहले याद करो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या याद करो? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का मतलब क्या था? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जीएसटी लॉ में भी गुड्स के डेफिनेशन के लिए सेम वर्ड्स यूज किए। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके की अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जो आप प्लेस 1 से प्लेस 2 या फिर लोकेशन ए से लोकेशन 2 के ऊपर मूव कर सकते हो तो उसे हम गुड्स कहेंगे। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। मनी जो आपको उसका मतलब पता होगा, सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर्स जिसको हम सेल परचेस करते हैं, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, उनको हम गुड्स मानते नहीं है। सो गुड्स मीन्स व्हाट? Every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claims, growing crops, grass and things attached to earth, etc. Key term or key word here is goods means any kind of movable property other than money and securities. So अगर आपके पास में किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर वो मनी और सिक्योरिटीज में नहीं आती है तो हम उसको क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। ठीक है, तो let us try to understand this। तो फर्स्ट सबसे पहली डेफिनेशन which we are going to study or understand is that of goods। बराबर है? तो पहली डेफिनेशन हम गुड्स की समझने वाले हैं। तो गुड्स के डेफिनेशन में हमने क्या क्या वर्ड्स यूज किए जो हमारे काम के हैं। तो गुड्स मीन्स व्हाट? फर्स्ट पॉइंट, any kind of movable property। जो आप प्लेस 1 से प्लेस 2 की तरफ मूव कर सकते हो तो उसे हम कहेंगे गुड्स। बराबर है? बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज मीन्स मनी and securities are not goods। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके की अगर मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी तो वो गुड्स होगी। इसका दूसरा मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन वी कैन इन्फर समथिंग दैट इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर आल्सो नॉट गुड्स। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि बिल्डिंग और एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी गुड्स नहीं है, बिकॉज गुड्स के डेफिनेशन में क्या वर्ड्स क्यों है? सिर्फ
मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो थर्ड वी कैन से immovable properties not goods। तो immovable properties are not goods। तो ये 1 2 3 अगर आपके दिमाग में, तो गुड्स का डेफिनेशन शुड बी क्लियर टू यू। सो गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, जो प्लेस 1 से प्लेस 2 के तरफ या लोकेशन ए से लोकेशन 2 के तरफ आप मूव कर सकते हो, उसको आप क्या कहोगे? गुड्स कहोगे। ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटीज यानी सिक्योरिटी का परचेस एंड सेल के ऊपर जीएसटी नहीं आ सकता, मनी के ऊपर जीएसटी नहीं आ सकता, आपके डेटर क्रेडिटर्स अगर है तो उसके ऊपर भी हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज यानी प्योर मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स, लेकिन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज यानी रुपीज को डॉलर में एक्सचेंज करना या डॉलर को पाउंड में एक्सचेंज करना और एनी अदर काइंड ऑफ करेंसी, सो जो करेंसी एक्सचेंज, ये जो ट्रांजैक्शन है ये सर्विसेज में क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको सर्विसेज बोलकर हम जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रही है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है या जो भी सिस्टम है उसके ऊपर जो ट्रेड कर रही है, इसके जो चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। कोई सिक्योरिटी वाला एजेंट अगर आपको सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आपको एडवाइस दे रहा है कि आप इधर इन्वेस्ट करो उधर इन्वेस्ट करो, ये जो एक्टिविटी है ये सर्विसेज में क्लासिफाई हो सकती है। प्योर सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, दैट इज ट्रू, बट इसके रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज है वो सर्विसेज में क्लासिफाई हो सकती है और सर्विसेज में मान के उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। सो फिलहाल हमको ये मानना है कि गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, इतना तो मिनिमम हमें याद होना ही चाहिए। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द टर्म गुड्स। आगे देखते हैं अगली जो डेफिनेशन है हमारी, अगली डेफिनेशन है एजेंट। अगली डेफिनेशन क्या है? एजेंट। नाउ बिफोर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एजेंट और रीड द टेक्निकल वर्ड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ टर्म एजेंट इन कॉमन सेंस, या फिर एक मैंगो मैन या फिर एक आम आदमी के भाषा में एजेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एजेंट मतलब कौन? अ पर्सन हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर नोन एज प्रिंसिपल। एजेंट मतलब कौन? जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता। राइट, जीएसटी में द की वर्ड इज सप्लाई, तो एजेंट मतलब कौन होगा? सिंपल वर्ड्स में अगर हमको समझने का है तो एजेंट मतलब क्या होगा? एजेंट मीन्स अ पर्सन हु सप्लाईज और हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज on behalf of another, and this another can be or another will be a principal। तो agent means a person who supplies goods or services or both on behalf of another, उसे हम क्या कहते हैं? agent कहते हैं। तो let us see agent मतलब क्या? agent means a person including factor, broker, commission agent, earthia, deal creditor agent, an auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another। ठीक है, उसके आगे जो वर्ड्स दिए फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एजेंट के ही अलग अलग नाम है, डिफरेंट नेम्स है। एरिया वाइज, रीजन वाइज, बिजनेस वाइज अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, बट हमें सिर्फ इतना याद रखना है एजेंट मीन्स अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। चाहिए तो आप लिख सकते हो एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग फैक्टर, ब्रोकर एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ठीक है, तो गुड्स हो गया, एजेंट हो गया। देन नेक्स्ट इज बिजनेस। अब बिजनेस, इसका डेफिनेशन अगर आपको समझना है तो बिजनेस इस एक वर्ड को आप वाइड कॉनोटेशन से दिमाग में लेंगे, यानी जो आप नॉर्मल कॉमर्स का जो मीनिंग है उससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे।
सो बिजनेस इन द कमर्शियल सेंस, इन द कॉमर्स वाले स्टूडेंट को क्या पता होगा? सर बिजनेस मतलब प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ए। दूसरा, सर इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन किया, राइट। तो प्रॉफिट मोटिव, कंटिन्यूटी, देयर शुड बी वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कॉमर्स वाले बच्चे या कॉमर्स या इन कॉमन सेंस में या जनरल पार्लेंस में हम बिजनेस को समझते हैं। बट जीएसटी लॉ में इतना लिमिटेड मीनिंग बिजनेस का नहीं है। जीएसटी लॉ में बिजनेस का मीनिंग काफी वाइड है। जीएसटी लॉ में बिजनेस का मीनिंग काफी वाइड है। तो जीएसटी लॉ में बिजनेस का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस अंडर द जीएसटी लॉ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो बिजनेस इंक्लूड any kind of trade, commerce, manufacture, profession, vocation, etc. ठीक है, whether or not for any kind of benefit। तो किसी भी तरीके का कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन एक्सेट्रा बिजनेस में आएगा, वेदर और नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस इंसिलियरी और एंसिडेंटल टू ए अबव, यानी ये जो ऊपर आप ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन एक्सेट्रा कर रहे हो, इससे रिलेटेड, इससे एंसिलरी एक्टिविटीज भी बिजनेस में आएगी। तो ए एंड बी तो जनरल पॉइंट्स है। व्हाट इज नाउ यू नीड टू फोकस ऑन पॉइंट नंबर सी। वो क्या कहता है? एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। यानी हमें कोई लेना देना नहीं है ये ट्रांजैक्शन में वॉल्यूम है या नहीं है, कंटिन्यूटी है या नहीं है, रेगुलरिटी है या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। अगर आप कोई सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यूर सिंगल ट्रांजैक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस। कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस हो सकता है। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। मतलब मान लेते हैं कि एक ट्रेडर है जिसका नॉर्मली जो बिजनेस है वो गुड्स को सेल करने का है। गुड्स को सेल करने का, लेटेस्ट से कॉस्मेटिक्स को सेल करने का उसका बिजनेस है। तो कॉस्मेटिक्स में जो परचेस एंड सेल कर रहा है वो उसका नॉर्मल बिजनेस है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन लेटेस्ट से उसके शॉप की, ऑफिस का एयर कंडीशनर सिस्टम खराब हो गया, एसी खराब हो गया, तो उसने वो एसी बेचा। तो व्हाट ही हैज सोल्ड इज द फिक्स्ड एसेट और द स्क्रैप। बट जीएसटी लॉ में उसे भी बिजनेस में पकड़ा जाएगा और ये माना जाएगा कि एसी के बिजनेस में है और उसके ऊपर भी उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। सो जीएसटी लॉ में बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम है या नहीं है, फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, कंटिन्यूटी है या नहीं है, रेगुलरिटी वगैरह है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करते समय कुछ सप्लाई कर रहे हो आप, बिजनेस को क्लोज करते समय आप कुछ सप्लाई कर रहे हो, उसे भी बिजनेस मानना है और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। कोई नॉट फॉर प्रॉफिट क्लब है, कोई चैरिटेबल क्लब है या कोई सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उसे भी हम बिजनेस मानेंगे। देन एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। पैसे देके किसी प्रीमाइसेस में एडमिशन मिल रही है, जैसे कि पार्क हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, दीज आर अगेन बिजनेस। ठीक है ना। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। यानी कि आपने कहीं पे कोई ब्रांच ऑफिस सेट किया, किसी की कोई फ्रेंचाइजी लिया, तो यू आर एक्टिंग एज होल्डर ऑफ एन ऑफिस, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजर और लाइसेंस बुक मेकर, इसे भी बिजनेस मानेंगे। ये जो रेस कोर्स पे जो रेसेस लगती है, महालक्ष्मी रेस कोर्स हो गया और एनी अदर काइंड ऑफ रेस कोर्स हो गया, वहां पे जो एक्टिविटी होती है उसे भी हम बिजनेस मानेंगे। इवन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उसे भी हम बिजनेस मान सकते हैं। सो जीएसटी लॉ पे बिजनेस इस वर्ड का डेफिनेशन काफी बड़ा है। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन याद रहना चाहिए ही ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि पूरा डेफिनेशन याद रहेगा ही करके, बट आपको पैरामीटर्स याद होने चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये एक्टिविटी को बिजनेस मान सकते हैं अंडर जीएसटी लॉ।
जैसे एक बार एक सवाल आ गया था, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल XYZ एन एक्टर हु पेंटेड वन पेंटिंग और हु मेड वन पेंटिंग एंड देन सोल्ड इट, तो क्या ये बिजनेस में आएगा पेंटिंग बना के बेचना? आंसर वाज यस, बिकॉज इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। सिंगल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस हो सकता है, प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है उसे भी बिजनेस मान सकते हैं हम, छोटा बड़ा कुछ बेनिफिट आता नहीं आता है उसे भी हम बिजनेस मान सकते हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड विद द कंटिन्यूटी, वॉल्यूम, प्रॉफिट और पिक्यूनरी बेनिफिट, और इवन गवर्नमेंट इज डूइंग अ बिजनेस। सो बिजनेस का डेफिनेशन वाइड है, जरूरी नहीं कि सारे वर्ड टू पॉइंट आपको याद रहे, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस एक्टिविटी कैन कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। और अगर आपको शॉर्ट नोट वगैरह पूछी बिजनेस के ऊपर तो आपको लिखते आनी चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में, ऑन हुज बिहाफ एजेंट वर्क, जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। ऊपर हमने एजेंट समझा जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है, नीचे अभी हमने क्या समझा? प्रिंसिपल समझा। सो प्रिंसिपल मीन्स a person on whose behalf an agent carries on business of supply or receipt of goods or services or both, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे। बराबर है। और हर जगह पे डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट की पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि वही मेजर एक्ट है हमारे लिए। ठीक है, सो एजेंट कॉमन सेंस, प्रिंसिपल कॉमन सेंस, गुड्स को लिंक करो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है बचपन में। अब आते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है कंसिडरेशन। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है ये, बट हमें ये भी समझना है। फिफ्थ डेफिनेशन, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन, ये डेफिनेशन आपको समझने के लिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ टर्म कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ, याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का मीनिंग क्या था? समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्वा। और उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, इधर एट द फाउंडेशन लेवल और एट द ग्रेजुएशन लेवल और एट सम अदर लेवल। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन इस वर्ड का डेफिनेशन क्या था और उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे, वो एक बार आप याद कर लो या क्विकली उनको माइंड से रिकैप कर लो, क्योंकि वहां के वर्ड सेम वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? इट इज गुड अगर आपने याद कर लिया है तो, क्योंकि उन्हीं को आप यूज करेंगे तो आपको इधर भी लर्न करने में आसानी रहेगी। नाउ कंसिडरेशन इस वर्ड का डेफिनेशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? पहली बात, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services or both by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by central government or a state government. So consideration means any payment whether in money or in kind for supply of goods or services or both by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government. सेकंड पैराग्राफ हम अभी रीड नहीं करेंगे। बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में कहा है काइंड का मॉनेटरी वैल्यू, दैट वी विल रीड लेटर ऑन। अभी हम पढ़ते हैं एक पैराग्राफ की तरफ। हाउ एवर बट a deposit given in respect of the supply of goods or services or both
shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for said supply. ना ये जो हमने अभी पढ़ा है, जो अभी यहाँ पर हमने हाईलाइट भी किया है, इन्हीं पार्ट्स के ऊपर कंसिडरेशन इस वर्ड का डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आता है कंसिडरेशन, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम इसे यूज भी करते हैं कंसिडरेशन के डेफिनेशन को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म कंसिडरेशन। सो पॉइंटर्स में देखते हैं हम इसे, वी विल स्टडी इन इट इन द पॉइंटर्स। सो कंसिडरेशन में सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा, इट इज पेमेंट फॉर, किस पर्पस के लिए है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स के सप्लाई के लिए, सर्विसेज के सप्लाई के लिए, या दोनों के सप्लाई के लिए जो पेमेंट किया गया है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। दूसरा, there can be a stranger to the consideration, means this consideration can be given by recipient or by any other person, right? So it may be by recipient or any other person। रेसिपिएंट भी दे सकता है या फिर कोई और पर्सन भी दे सकता है। तीसरा, इट मे बी इन मनी और काइंड, मनी में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है, बराबर। और इसके आगे जो कहा है, shall not include any subsidy given by the central government और state government। मतलब जो फोर्थ पॉइंट है, दिस टॉक्स अबाउट सब्सिडी, जैसे कि सिलेंडर के ऊपर या गैस के ऊपर या किसी और चीजों के ऊपर सब्सिडी मिलती है। ये जो सब्सिडी है, इस सब्सिडी के दो कंपोनेंट्स हैं। इस सब्सिडी के क्या है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक ऐसी सब्सिडी विच इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और एक ऐसी सब्सिडी है विच इज गिवन बाय अदर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी और ने दी है तो अदर्स, बराबर है। और हमने क्या कहा, सब्सिडी शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, बराबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म कंसिडरेशन, उसको कंसिडरेशन में इंक्लूड करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन बाय अदर्स वाली सब्सिडी है, इन दोनों के अलावा अगर किसी और ने दी है तो इट इज इंक्लूडेड इन द टर्म कंसिडरेशन, उससे हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है। स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, वी हैव वन मोर वर्ड जो थर्ड पैराग्राफ में हमने हाईलाइट किया था, डिपॉजिट। डिपॉजिट, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कहते हैं, डिपॉजिट के ऊपर चलते हैं। डिपॉजिट्स इंक्लूडेड इन consideration
only when it is applied for supply. Only when it is applied for supply. Now ये क्या है, वन बाय वन हम इसको समझेंगे. बट ये जो रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 और रोमन 4, रोमन 5, ये जो 5 आपको जो पॉइंटर्स लिख कर दिए मैंने, या अभी हमने ये जो 5 पॉइंटर्स डिस्कस किए, इन पॉइंटर्स में ही कंसिडरेशन इस वर्ड का पूरा डेफिनेशन, पूरा का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग इसे रीड करेंगे कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है फिर से. सो कंसिडरेशन मीन्स एनी पेमेंट made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services, or both, by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government. However, a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. अब क्या है इसका मीनिंग, फटाफट एक बार समझते हैं. तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर होगी आपके दिमाग में, सर कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन. इट मे बी इन मनी और इन काइंड, पैसे में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, बराबर. सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है तो उसे इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों के अलावा किसी की है तो उसे इंक्लूड करना है. डिपॉजिट इंक्लूडेड ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड. ठीक है, तो ये डेफिनेशन का जो पहला पॉइंट है रोमन 1, इट इज सिंपल स्वीट, सप्लाई के लिए है. रिसिपेंट भी दे सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है. जैसे आपके क्लासेस की फीस शायद आपने दी है या आपके पेरेंट्स ने आपके बिहाफ पे किसी और ने दी है. सो कंसिडरेशन में बी गिवन बाय रिसिपिएंट हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन. इट मे बी मनी, मनी में भी हो सकता है या फिर ये काइंड में भी हो सकता है. अब आते हैं सब्सिडी की तरफ. सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तो नॉट इंक्लूडेड, अदर्स के तो इंक्लूड करना है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय वे ऑफ अ स्मॉल एग्जांपल. सो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं टू अंडरस्टैंड द टर्म सब्सिडी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर स्मार्ट. ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और इसे कुछ पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए एक जगह पर ट्रेनिंग और कोचिंग लेनी है. और ये जो ट्रेनिंग और जो कोचिंग लेनी है, ये जो इसको ट्रेनिंग और कोचिंग लेनी है, मान लेते हैं इसकी जो फीस है वो है ₹20 लाख. 20 लाख की इसकी क्या है, फीस है. अब दो अलग अलग सिचुएशंस है. लेट अस से एग्जांपल ए में इसे सब्सिडी जो दी जा रही है वो है बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. और एग्जांपल बी में मान लेते हैं कि इसे कुछ सब्सिडी दी जा रही है बाय फालतू ट्रस्ट. फालतू नाम का एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट उसको सब्सिडी दे रहा है. और लेट अस से अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज ₹8 लाख. एग्जांपल ए में भी और एग्जांपल बी में भी. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्सिडी का इंपैक्ट कैसे होता है जीएसटी के ऊपर. अब हमें सप्लायर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जो ये ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विस सप्लाई कर रहा है.
ये अपना इनवॉइस कैसे बनाएगा या अपना प्रेजेंटेशन कैसे करेगा। लेट अस से इसके ऊपर ये जो ट्रेनिंग और कोचिंग की जो एक्टिविटी है इसके ऊपर लेट अस से जीएसटी इज एट द रेट ऑफ 18%, 18% का जीएसटी है ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एग्जाम्पल ए देखेंगे हम और फिर हम एग्जाम्पल बी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ए करूंगा और यहां पर मैं बी करूंगा। ठीक है, तो इसका इनवॉइस कैसे बनेगा या ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोवाइड करने वाला कैसे कहेगा। व्हाट ही विल से, he will say gross fees कितनी है हमारी 20 लाख रुपीस बराबर है। सो वो कहेंगे ग्रॉस फीस रुपीस 20 लाख। लेस करेंगे हम सब्सिडी बाय या फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कितनी सब्सिडी है, 8 लाख की सब्सिडी है, तो 8 लाख रुपए यहाँ पे लेस हो गए। ठीक है, 8 लाख रुपए हमने यहाँ पे लेस कर दिए और इधर कितने बचे फिर अभी रुपीज 12 लैक्स। ऐड करेंगे हम जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% ऑन 12 लैक्स। 12 लाख पे हम 18% जीएसटी चार्ज करेंगे बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है इन द टर्म कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। तो 12 लाख पे 18% कितना होता है, लेट अस चेक। तो 12 लाख इंटू 18% इट कम्स टू 2,16,000। तो यहाँ पे चार्ज किया जाएगा जीएसटी 2,16,000 और नेट लेवल पर ये जो हमारा मिस्टर स्मार्ट है इसे पे करना पड़ेगा 12 लाख प्लस 2,16,000 विच विल कम रुपीज 14,16,000। एग्जाम्पल ए या सिचुएशन ए में सिंपल वर्ड्स में हम कुछ इस तरीके की ट्रीटमेंट करने वाले हैं या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए लेट अस प्रोसीड सिचुएशन बी में कैसे होगा। अब बी को आपको ध्यान से देखना है। तो बी में हम क्या कहेंगे, अगेन व्हाट वी विल से ग्रॉस फी ग्रॉस फीस कितनी है रुपीज 20 लैक्स। लेस करेंगे हम सब्सिडी फ्रॉम, अब यहां पर सब्सिडी किसने दी है, किसी फालतू ट्रस्ट ने दी है, तो लेस करेंगे हम सब्सिडी फ्रॉम फालतू ट्रस्ट। कितनी है सब्सिडी, 8 लाख की सब्सिडी है यहां पर भी सिचुएशन बी में भी, तो ये सब्सिडी लेस कीजिए 8 लैक्स। तो ये 8 लाख जाने के बाद में यहां पर भी नेट कितना बचा है, सिर्फ 12 लैक्स। अब यहां पे ऐड किया जाएगा जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% ऑन। अब यहां पर जब हम जीएसटी ऐड करेंगे तो इन दिस केस जीएसटी विल बी एडेड ऑन द अमाउंट टोटल ऑफ 20 लाख। यानी कि ये जो फालतू ट्रस्ट ने जो सब्सिडी दिया है इट विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी लायबिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जब सब्सिडी आपको मिली थी तो उसको मैंने एक्सक्लूड किया फॉर द पर्पज ऑफ
कैलकुलेटिंग द जीएसटी लाइबिलिटी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और की अगर सब्सिडी है तो उसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीएसटी लाइबिलिटी। इसीलिए ये बी वाले सिचुएशन में जीएसटी जो आएगा वो पूरा पूरा ₹20 लाख पर आएगा। हम कहेंगे 20 lakhs इंटू 18%, और यहां पर कितना आएगा जीएसटी देखिए 20 lakhs इंटू 18%, इट कम्स टू 3,60,000, तो पूरा 3,60,000 का यहाँ पे जीएसटी आएगा। और नेट लेवल पर ये जो हमारा मिस्टर स्मार्ट है, ही इज सपोज टू पे ₹15,60,000, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको कोई सब्सिडी दे रहा है तो उसे हमें इंक्लूड करना नहीं है व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीएसटी लायबिलिटी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई आपको सब्सिडी दे रहा है देन यू हैव टू इंक्लूड इट व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीएसटी लायबिलिटी। जैसे कि इस एग्जांपल में मिस्टर स्मार्ट नाम का ये जो पर्सन है ये ट्रेनिंग और कोचिंग ले रहा है जिसकी फीस है ₹20 लाख। और एक सिचुएशन ए में हमने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है 8 लाख रुपए की, और बी में हमने कहा कि कोई फालतू ट्रस्ट आपको सब्सिडी दे रहा है 8 लाख रुपए की। ठीक है, ए में कुछ और चीज थी और बी में कुछ और चीज थी हमारे पास। तो हमने क्या कहा, ए में हमने कहा ग्रॉस फी 20 लाख ले, सब्सिडी 8 लाख, दोनों में लेस होगी। ए में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, बी में फालतू ट्रस्ट की है, तो नेट लेवल पे तो 12 लाख ही आएगा। डिफरेंस आएगा ऑन द अमाउंट ऑन विच जीएसटी इज टू बी चार्ज। जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे हैं तो जीएसटी सिर्फ 12 लाख पर आएगा, लेकिन जब आपको फालतू ट्रस्ट सब्सिडी दे रहा है तब जीएसटी पूरा 20 लाख पर आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द टर्म सब्सिडी। तो ये जो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा है इट इज रिलेटेड टू और इट इज लिंक्ड विद द सब्सिडी। अब समझते हैं डिपॉजिट का एग्जांपल। हमने कहा डिपॉजिट इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड फॉर सप्लाई। डिपॉजिट को कंसीडरेशन में तभी मानना है जब आप इसे अप्लाई करोगे फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई। अब मान लेते लेटेस्ट से आप लोगों ने एक हाउस रेंट पर लिया, सो यू हैव टेकन वन हाउस ऑन रेंट, ठीक है, जिसका मंथली रेंट इज ₹2 lakhs और जिसका सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल लेट अस से इज ₹50 lakhs। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी मंथ ऑन मंथ जो भी रेंट आएगा उसके ऊपर तो जीएसटी एज यूजुअल एज नॉर्मल चार्ज किया जाता है, वो चार्ज किया जाएगा। जो मंथ ऑन मंथ जो रेंट रहेगा उसके ऊपर जो जीएसटी एज यूजुअल एज नॉर्मल जो चार्ज किया है वो किया जाएगा। क्वेश्चन है डिपॉजिट का। नाउ योर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, सिंस इट इज रिफंडेबल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग जीएसटी ऑन इट। लेकिन लेटेस्ट से आप लोगों ने इस घर में कुछ ऐसे एक्टिविटी किया जिसके वजह से आपका ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये फॉरफिट हो गया या जब्त हो गया। द मोमेंट दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फॉरफिटेड और जब्त बाय द लैंडलॉर्ड इट इज अप्लाइड फॉर द सेड सप्लाई। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट किया जाएगा इट विल बी अज्यूम दैट इट इज अप्लाइड फॉर सच सप्लाई। तो द मोमेंट इट इज अप्लाइड फॉर सच सप्लाई इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म कंसिडरेशन। यानी अगर डिपॉजिट जो कि इन जनरल रिफंडेबल होता है उसे कंसिडरेशन में पकड़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे डिपॉजिट को फॉरफिट किया जाता है या फिर अप्लाई किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई तो उसे इंक्लूड करना पड़ेगा आपको डेफिनेशन ऑफ टर्म कंसिडरेशन में। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने क्या कहा कि ये जो डिपॉजिट है जिसको हमने माना था कि दैट इट इज रिफंडेबल डिपॉजिट, लेकिन
ये डिपॉजिट जैसे ही फॉरफिट हो जाएगा, द मोमेंट डिपॉजिट इज फॉरफिटेड, इट विल बी अज्यूम दैट इट इज अप्लाइड फॉर सच सप्लाई एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टर्म कंसिडरेशन। तो हमने क्या देखा? कंसिडरेशन का मतलब सबसे पहला, first and foremost thing which we understood, that it is payment for supply of goods or services or both by recipient or any other person. It may be in money or in kind. Subsidy central government or state government की तो not to be included in the term consideration. Others की है तो it is to be included. A deposit included in consideration only when it is applied for supply. जब तक के अप्लाई नहीं करते, जब तक के फॉरफिट नहीं करते, इसे इंक्लूड करना नहीं है। अब कंसिडरेशन का जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो ये जो एग्जांपल है, इट इज रिलेटेड टू योर डिपॉजिट। बराबर। अब वो डेफिनेशन पढ़ते समय वी हैव नॉट स्टडीड द वर्ड इन काइंड, मतलब एक पैराग्राफ हमने पढ़ा नहीं है। वो पैराग्राफ जो हमने पढ़ा नहीं है वो काइंड को रिप्रेजेंट करता है। उसमें कुछ नहीं है, दैट पैराग्राफ विल जस्ट से मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन काइंड, बाकी रिमेनिंग वर्ड्स विल बी सेम। जैसे कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस in respect to, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government. अगर आप पेशेंटली पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट टू नो दैट these two paragraphs are same. One talks about money or otherwise two talks about monetary value of any kind or any forbearance or etc. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो कंसिडरेशन, इस वर्ड का अगर हमें डेफिनेशन समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ टर्म कंसिडरेशन, तो हम क्या कहेंगे सिंपल वर्ड्स में? इट इज पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। इट मे बी इन मनी और इन काइंड। इट इंक्लूड्स सब्सिडी गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती है। डिपॉजिट इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड फॉर सप्लाई। फिर उसमें ये मिस्टर स्मार्ट का एग्जांपल, वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, एंड डिपॉजिट वाला एग्जांपल। ठीक है, तो हमने 1 to 5 कंसिडरेशन तक के तो पढ़ लिया। अब आगे अगली डेफिनेशन क्या है? 6 नंबर पे, 6 नंबर पे वी विल बी हैविंग डेफिनेशन ऑफ टर्म एक्शनेबल क्लेम। बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है इसका। एक्शनेबल क्लेम मींस एज डिफाइंड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। बस इतना याद रखने का है कि एक्शनेबल क्लेम मतलब एक्शनेबल क्लेम एज डिफाइंड इन दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। टोपा में जो डिफाइन किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब क्या? इमर्जेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ट्रांसफर ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। कोई नया प्रोडक्ट अगर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चर। सो मैन्युफैक्चर मींस प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन इमर्जेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट का इमर्जेंस होना जरूरी है, हैविंग डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर एंड यूज, और उसी को हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चर कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 7th नंबर पे हमने क्या समझा? डेफिनेशन ऑफ टर्म मैन्युफैक्चर। कोई नया डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इट इज अ केस ऑफ मैन्युफैक्चर। इट इज अ केस ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, देन मैन्युफैक्चर तक क्या हो गया? अगला क्या है? टैक्सेबल सप्लाई। बड़ा ही आसान डेफिनेशन है इसका। टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लॉ में टैक्स लगता है। टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। जिसको जीएसटी लॉ में जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसे हम क्या मानते हैं? टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं। तो 8th वी अंडरस्टूड द टर्म टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, 8th में हमने क्या समझा? द मीनिंग ऑफ टर्म टैक्सेबल सप्लाई। आगे टैक्सेबल टेरिटोरी।
टैक्सेबल टेरिटोरी मतलब क्या? ऐसी टेरिटोरी या ऐसा एरिया जिसके ऊपर जीएसटी लॉ इज अप्लीकेबल, मतलब एंटायर इंडिया। टैक्सेबल टेरिटोरी मीन्स द टेरिटरी टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। तो 9th में वी अंडरस्टूड टैक्सेबल टेरिटोरी, तो ये ऐसी टेरिटोरी है जिसके ऊपर जीएसटी लॉ इज अप्लीकेबल, जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ टर्म पर्सन। तो पर्सन इंक्लूड्स व्हाट? जो डायरेक्ट टैक्स जिन्होंने पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्स में जिन्होंने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा होगा, सेम डेफिनेशन जीएसटी लॉ में भी है। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, any corporation, any body corporate, trust, cooperative society, central or state government, local authority, society और every other kind of artificial judicial person etc. मतलब जो भी है, चाहे आप इंडिविजुअल हो आपके मेरे जैसे, चाहे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इवन आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो, तो भी आपको पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, आपको पर्सन माना गया है और आपको जीएसटी लॉ में हम कवर कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पर्सन तक के हो गया हमारा। तो 10th इज पर्सन, ठीक है। फिर पर्सन के आगे कौन सा डेफिनेशन है हमारे पास? रिसिपिएंट। नाउ रिसिपिएंट इज इंपॉर्टेंट इन द जीएसटी लॉ। सिंपल वर्ड में रिसिपिएंट मतलब क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है। तो मुझे सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है वो तो हमको पता है, एजेंट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, जो भी हमने पढ़ा। रिसिपिएंट मतलब क्या? वेयर अ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन पेएबल है, दो पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन विल बी नोन एज रिसिपिएंट। जैसे आपके केस में अगर आपने कंसिडरेशन पे किया है और यू आर लायबल टू पे कंसिडरेशन, यू आर द रिसिपिएंट। आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है और लायबल टू पे कंसिडरेशन है व्हिच इज नोन इन द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, देन दैट थर्ड पर्सन इज रिसिपिएंट। सो वेयर consideration is payable in the agreement or in the contract or in the transaction, the recipient is the person who is liable to pay consideration. Where no consideration is payable, जहां पे consideration is not payable, then recipient कौन रहेगा? The person to whom goods are delivered or made available, goods के केस में the person to whom goods are delivered or made available, and in the case of services to whom service is rendered. So where no consideration is payable for the supply of service to the person to whom the service is rendered, plus it will include agent, it will include agent as well। यानी आपके बिहाफ पे अगर कोई एजेंट गुड्स को रिसीव कर रहा है या कंसिडरेशन पे कर रहा है, तो एजेंट भी रिसिपिएंट के कैटेगरी में आ सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ टर्म रिसिपिएंट एट लीस्ट इन टेबल फॉर्मेट। तो चलिए, रेसिपिएंट, ठीक है। अब रेसिपिएंट इस वर्ड का डेफिनेशन समझने के लिए पहले तो हम इसको दो कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला, कंसिडरेशन पेएबल, ठीक है। अगर कंसिडरेशन है तो रेसिपिएंट कौन रहेगा? रेसिपिएंट इज द पर्सन liable to pay consideration। जो कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल है या रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम क्या मानेंगे? रिसिपिएंट। दूसरा, नो कंसिडरेशन, ऐसा ट्रांजैक्शन जो फ्री में हो रहा है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर नो कंसिडरेशन होगा,
इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, तो इसे हम फिर से दो पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। एक आएगा गुड्स के लिए, और दूसरा आएगा सर्विसेज के लिए, ठीक है। गुड्स के केस में हम क्या कहेंगे, टू whom goods are delivered or made available, और सर्विसेज के लिए टू whom services are provided, बराबर है। तो उसे हम कहेंगे रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट अगर कंसिडरेशन है तो पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन, जो पर्सन कंसिडरेशन पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रेसिपिएंट रहेगा। नो कंसिडरेशन है, गुड्स है तो टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, सर्विसेज है तो टू whom सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, एंड दिस रेसिपिएंट इंक्लूड्स एन एजेंट। तो एजेंट को भी हम रेसिपिएंट के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, जो इनके बिहाफ पे काम करता है। तो रेसिपिएंट मतलब क्या, एक बार फिर से, वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, देन द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल and it is supply of goods, then to whom goods are delivered or made available. Where no consideration is payable and it is supply of services, then to whom service is rendered or provided, and it shall include an agent, इसमें agent भी include होता है। सर्विसेज मतलब क्या, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। तो सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, बस इतना आपको याद रखना है। तो सर्विसेज मतलब तो सर्विसेज के डेफिनेशन में हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव स्टडीड इन द डेफिनेशन ऑफ टर्म सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। So anything other than goods, money and securities. तो मनी एंड सिक्योरिटीज ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है, बराबर है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अ सर्विस। सो एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज इज अ सर्विस, ठीक है। अब इसमें यूसेज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसे आपको याद रखना है। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स conversion by cash or by any other mode from one form of currency or denomination to the another form of currency or denomination for which separate consideration is charged। मतलब अगर जो भी आपको करेंसी एक्सचेंज करके देगा वो फ्री में तो कर नहीं देगा, वो उसके लिए अपना कुछ कमीशन या कुछ चार्जेस चार्ज करेगा, तो उसको उन चार्जेस के ऊपर या उन कमीशन के ऊपर जीएसटी आएगा। Supplier means in relation to any goods or services or both shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include his agent, ठीक है ना, and shall include his agent। कॉमन सेंस वाला डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ हमें इसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 13th में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ टर्म सप्लायर, ठीक है। सो ये जो टोटल 13 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, ये 13 जरूरी डेफिनेशन है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, विच वी आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर्स, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या देखा, गुड्स देखा, तो हाईलाइटेड पार्ट जो है वो आपको डेफिनेटली याद होना। एजेंट देखा, कॉमन सेंस का डेफिनेशन हो सकता है बट हाईलाइटेड पार्ट याद होना। बिजनेस देखा, उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो हमने हाईलाइट की है, उतने पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। प्रिंसिपल, कॉमन सेंस का डेफिनेशन है बट हाईलाइटेड पार्ट याद होना। कंसिडरेशन, तो जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट आपको याद होना, बुलेट पॉइंट्स में हमने इसको किया है। एक्शनेबल क्लेम नॉर्मल डेफिनेशन है, मैन्युफैक्चर नॉर्मल है। टैक्सेबल सप्लाई जो लेविएबल अंडर टैक्स है अंडर दिस लॉ।
टैक्सेबल टेरिटरी जिसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, पर्सन कॉमन सेंस का डेफिनेशन है, रिसिपिएंट में कंसिडरेशन है तो अलग, कंसिडरेशन नहीं है तो अलग, एंड इट इंक्लूड्स एजेंट, सर्विसेज अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज याद होना, सप्लायर को आपको थोड़ा सा पता होना। अब ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जैसा कि मैंने कहा था वी आर ओनली स्टडिंग द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो वैसे तो ये सारी डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है, लेकिन इन डेफिनेशंस में भी व्हाट आर द डेफिनेशंस दोज आर मोर इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी अगर आपको मार्किंग करनी है तो उसमें एक आता है गुड्स, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द डेफिनेशन ऑफ टर्म गुड्स, या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे गुड्स का डेफिनेशन पता नहीं है, तो आपको पता ही होनी चाहिए दैट गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ये आपको पता ही होना चाहिए। देन कंसिडरेशन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर है उसमें कंसिडरेशन इस वर्ड का डेफिनेशन या इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूसेज है, दैट कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, इट मे बी इन मनी और इन काइंड, एंड सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नॉट इंक्लूडेड, अदर्स इंक्लूडेड, डिपॉजिट इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड फॉर सेट सप्लाई। इसके दो एग्जांपल्स हैं, ध्यान से इसको आराम से अगर देखेंगे रीड करेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आएगी। देन और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, टैक्सेबल सप्लाई, कॉमन सेंस का डेफिनेशन है ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल और टैक्स लेविएबल है अंडर दिस लॉ। टैक्सेबल टेरिटरी पूरा इंडिया ही है वैसे तो, ठीक है, जिसके ऊपर जीएसटी लॉ इज एप्लीकेबल। देन रिसिपिएंट, क्योंकि रिसिपिएंट हमारे काम में आएगा हर जगह पर। प्लेस ऑफ सप्लाई में वी विल अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट रिसिपिएंट, कितना उसको हम यूज करते हैं। और सर्विसेज एनीवेज ये भी पता होना ही होना हमको, क्योंकि इसके बगैर तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते जीएसटी लॉ को पढ़ना, बराबर है। तो वैसे तो ये 13 के 13 डेफिनेशन हमारे लिए जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए, मैं रट्टा मार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स भी अगर पता है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इन 13 में से भी इंपॉर्टेंट में भी सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है, तो गुड्स हो गया सर, कंसिडरेशन हो गया सर, ठीक है, देन टैक्सेबल सप्लाई हो गया, टैक्सेबल टेरिटरी हो गया, रेसिपिएंट हो गया, सर्विसेज हो गया, और अलोंग विद दिस आप बिजनेस इस वर्ड को भी प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि आई थिंक इसको पूछने के भी चांसेस बनते हैं कि बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का डेफिनेशन डिफरेंट है इन द जीएसटी पार्लर्स, ठीक है। सो आप लोग जब अभी पढ़ रहे हो तो मोडस ऑपरेंडी तो सेम होनी चाहिए, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, और लेटर ऑन जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप उसको वन बाय वन कर क्या करने वाले हो या क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नाम का जो चैप्टर है ये हमारा खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर से या अगले वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई नाम का चैप्टर, जो कि बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज अ सप्लाई, तो सप्लाई के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है, सप्लाई के ऊपर ही सब कुछ एप्लीकेबल है। अगर समथिंग इज अ सप्लाई देन जीएसटी आएगा, इफ समथिंग इज नॉट अ सप्लाई देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लिए, इन दोनों के ऊपर बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इन दोनों के ऊपर डेफिनेटली एवरी एग्जाम यू विल फाइंड वन और मोर देन वन क्वेश्चंस, फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या थियरी में हो या डिस्क्रिप्टिव में हो या ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों में हो। तो आपको व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव सपोज टू रीड दिस एंटायर थिंग अप टू पेज नंबर 17 फ्रॉम दी नोट्स जो आपको दी गई है, ठीक है, ये आपको रीड करना है। जहां पर मैंने कहा है जो स्पेसिफिकली रीड नहीं करना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो रीड नहीं किया तो भी चलेगा। अलॉन्ग विद दिस आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, चाहे वो रिलेटेड टू ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो, इसका भी आप नोटिंग कर रहे हो ताकि आपको रिवाइज करने में और रिप्रोड्यूस करने में आसानी हो, चाहे वो फिर जीएसटी बेसिक्स वाला ही क्यों ना हो, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है इसमें के भी जो भी बुलेट पॉइंट्स है और इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपने लिखे हैं, और आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट बना कर दी है वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर की है। अब सवाल है सर विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन द चैप्टर डेफिनेशन। सिंपल, डिफाइन टर्म कंसिडरेशन, डिफाइन टर्म सप्लाई, डिफाइन टर्म गुड्स, डिफाइन टर्म सर्विस,
ऐसा या सिंपल वर्ड में आ सकता है एक। दूसरा ट्रू और फॉल्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि कंसिडरेशन डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन काइंड, तो आंसर इज रॉन्ग, फॉल्स, इट इंक्लूड्स मनी एंड इन काइंड। ये ऐसा भी आ सकता है कंसिडरेशन इंक्लूड वेदर बाय इट इज गिवन बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, तो ये ट्रू आएगा। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि गुड्स डू नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो गुड्स डू नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ट्रू हो गया। लेकिन अगर ऐसा है कि दैट देयर इज नो जीएसटी ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स तो नहीं है बट सर्विसेज के कैटेगरी में तो आती है, तो एज अ सर्विस मान के उसके ऊपर जीएसटी तो आ ही सकता है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डिफाइंड टर्म में भी आ सकता है, कहीं भी उसको पूछ सकते हैं। सो आपको ये जो डेफिनेशन हमने अभी जो पढ़ी है उनको रीड करना है और दिमाग में रखना है, रट्टा मारने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।